Now let's study about vapor pressure. So vapor pressure, the difference in the level of mercury, I'll tell you. The difference in the level of mercury in the two limbs gives the equilibrium vapor pressure of the H2O at room temperature. In 2, more H2O changes to vapor. सेकेंड फिगर में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो H2O है वो वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है. एंड सम ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस बैक टू H2O. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू कांस्टेंट एज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है. क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर जो है दैट इज़ द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द टू लिम्स. इन दोनों लिम्स में यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो यहाँ का लेवल नीचे जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ का ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कम प्रेशर है, ठीक है. तो इन दोनों के लिम्स में जो डिफरेंस है, मतलब ये जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट रूम टेम्परेचर. इन 2 क्या हो रहा है कि मोर H2O चेंजेस टू वेपर, जो ज़्यादातर पानी है वो वेपर में चेंज हो रहा है. एंड सम ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस बैक टू H2O. और यहाँ पे जो है थोड़े थोड़े वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरीके से चिपक गए होंगे, तो वो क्या है, वो वापस कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज जितना पानी वेपर में चेंज हो रहा है उतना वेपर पानी में चेंज हो रहा है. तो ऐसा नहीं कि पूरा पानी वेपर में चेंज हो गया या पूरा वेपर पानी में चेंज हो गया, दोनों का कांस्टेंट लेवल है. एंड सम ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इक्वल्स कांस्टेंट एज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. लिक्विड्स विद हायर वेपर प्रेशर इक्वल्स मोर वॉलेटाइल, दैट इज हेंस लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. मतलब जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, हायर होता है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मतलब वो ज़्यादा वेपर उसका बनता है ना. एक सीधी सी बात है, अगर वेपर प्रेशर हाई है इसका मतलब कि ज़्यादा वेपर बन रहा है, ज़्यादा वेपर बन रहा है मतलब कि वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है. और ज़्यादा वॉलेटाइल का एक ही मतलब है कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे भी वो इवेपोरेट हो जाता है. नाउ लेट्स लुक एट सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है. फॉर सॉलिड्स दैट अंडरगो इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए, उन सॉलिड्स के लिए जो इक्विलिब्रियम को अंडरगो करते हैं. इफ़ सॉलिड आयोडीन पुट इन अ क्लोज्ड वेसल वायलेट वेपर्स अपीयर. अगर तुम सॉलिड आयोडीन को एक क्लोज्ड वेसल में डाल दो तो वायलेट वेपर्स होते हैं, ठीक है. Start to appear whose intensity increases with time which is ultimately constant is equilibrium, ठीक है. अगर तुम सॉलिड आयोडीन को एक क्लोज वेसल में डालोगे तो वॉयलेट अपीयर होता है जिसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है विद टाइम, एंड अल्टीमेटली वो इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है. जैसे I2 सॉलिड चेंजेस टू I2 वेपर, एंड आयोडीन गैस का वेपर चेंजेस बैक टू I2 सॉलिड, ठीक है. तो सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड. NH4Cl जो है सॉलिड से वेपर बनता है, वेपर से सॉलिड बन जाता है, ठीक है. NH4 क्या Cl क्या होती है, तुम्हारी नैफ्थलीन बॉल्स होती है गैस, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड है. आई थिंक ये नैफ्थलीन बॉल्स के काम में यूज़ आती है, जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है. तो ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे सॉलिड गैस में चेंज होती है, गैस सॉलिड में चेंज होती है, ठीक है. तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल था आइस इन थर्मल फ्लास्क, ठीक है. आइस क्यूब्स इन वाटर एट थर्मल फ्लास्क इन 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं है. लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का एग्जांपल था एक डिश ऑफ वाटर इन अ प्रॉपरली इवैक्यूएटेड टब और समथिंग कनेक्टेड टू अ यूट्यूब मैनोमीटर. फिर सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम का एग्जांपल था नैफ्थलीन बॉल्स एंड आयोडीन. उनको एक वेसल में अगर उसमें डाल दिया, क्लोज्ड वेसल में, तो वायलेट वेपर अपीयर होता है आयोडीन में, ठीक है. तो ये सब एग्जाम्पल्स एक तरीके से. Now there is also equilibrium involving dissolution of solids and liquids, ठीक है. solution is saturated when no more solute can be dissolved at room temperature. अगर रूम टेम्परेचर पे तुम और solute नहीं डिसॉल्व कर सकते तो solution is said to be saturated. In a saturated solution, dynamic equilibrium exists between solute molecules in solid state and solution at given state. मतलब कि जब जितना तुम डिसॉल्व हो रहे हो उतना ही अनडिसॉल्व हो रहा है, ठीक है. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या है कि अब वो बोल रहा है कि अब मैं और नहीं ले सकता, ठीक है. तो मतलब जैसे कि एक पॉइंट आता है हमारी पढ़ाई में भी जिसमें हम सैचुरेटेड हो जाते हैं, मतलब अब हम और इन्फो नहीं ले सकते, ठीक है. जैसे रात के 2-3 बज गए, तुम पढ़ रहे हो, तुम सैचुरेटेड हो गए, तुम कह रहे हो कि नहीं यार अब मैं और इन्फो नहीं ले सकता, मतलब मैं इतना पढ़ लिया हूँ कि अब मैं और कुछ भी सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में जाता ही नहीं, जितना दिमाग में घुसाता हूँ उतना दिमाग से बाहर आता है ना. ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ कॉमन होगी कि तुमने इतना पढ़ लिया कि तुम जितना अपने दिमाग में घुसाते हो, जितना तुम पढ़ते हो, उतना ही तुम्हारे दिमाग से निकलता है. ये तब भी होता है जब लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम है, तुम लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हो, तो इन सब चीज़ों में भी ये होता है, ठीक है. तो यही बात है यहाँ पे. सोल्यूशन इज सैचुरेटेड व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर,
ठीक है, एट अ गिवन टाइम ही होता ही है। जैसे कि ना रात के 3 बज गए, तो अगर मैं 3 बजे रात के पढ़ रही हूँ ना, मतलब पूरे समय 12 बजे से पढ़ रही थी, 3 बजे पढ़ रही हूँ, तो क्या होता है कि मेरा दिमाग बोलता है कि अब नहीं, और जितना मैं घुसा रही हूँ अंदर उतना ही बाहर आ रहा है, जितना मैं सोच रही हूँ पढ़ाई का उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी आ रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। जैसे अभी मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रही थी, 4:30 बजे, तो तब मेरे ये सब नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को जितना मैं घुसा रही थी उतना घुस रहा था, ठीक है। तो सैचुरेटेड नहीं है, वरना सैचुरेटेड है। टेम्परेचर इज़ ग्रेटर इक्वल सल्यूबिलिटी इज़ ग्रेटर। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा लिया तो मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑटोमेटिकली उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो न्यू मॉलिक्यूल्स के लिए जो है जगह बढ़ जाती है, तो सल्यूबिलिटी इज़ ग्रेटर इन सॉलिड्स, ठीक है। शुगर सोल्यूशन से शुगर बनना, ठीक है, शुगर सोल्यूशन से शुगर, सॉलिड शुगर बनना, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस की जितना शुगर सोल्यूशन बन रहा है उतना ही सॉलिड शुगर भी बन रहा है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, राइट। तो जितना तुम डिसॉल्व कर रहे हो उतना ही क्रिस्टल्स बन के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सल्यूट इक्विलिब्रियम। लेकिन जितना हम डिसॉल्व कर रहे हैं उतना ही बाहर आ रहा है, जितना जितना हम उसके अंदर डाल रहे हैं उतना ही उसके बाहर आ रहा है, जितना हम उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही जो है क्रिस्टलाइज हो रहा है वो, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड, और एक तरीके से सल्यूट इक्विलिब्रियम। Dissolution of gases in liquids. Now we have to talk about gases in liquids. Now solubility of gases change at temperature. ठीक है, solubility of gases change with temperature. ठीक है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे solubility of gases भी चेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, कोल्ड ड्रिंक्स केप्ट इन फ्रिज, वाई डू वी कीप कोल्ड ड्रिंक्स इन फ्रिज, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव इट। मतलब कोई भी तुम्हारा सॉल्वेंट है, तुम उसको डिसॉल्व कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो उसके ऊपर जितना प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है। मतलब एक तरीके से तुमने उसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और उसके सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को एक साथ चिपका दो, तुम इतना प्रेशर बढ़ा दो कि वो फोर्स हो जाए एक दूसरे में डिसॉल्व होने के लिए। तो ये है, mass of gas dissolved in given amount of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above it. इसके लिए एक बहुत मस्त एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे एक पूरा मतलब उन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया था गैस के ऊपर, जैसे उसकी जो है सल्यूबिलिटी बढ़ गई थी, वो ज़्यादा सल्यूबल था। तो अगर टेम्परेचर कम है तो सल्यूबिलिटी हाई है, ये गैसेस में होता है। देखो सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स में अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिट हो सकते हैं ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो वो सल्यूट के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फिट हो सकते हैं। पर गैस में क्या होता है कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, कम सल्यूबल होगा वो, क्योंकि तुम्हें प्रेशर बढ़ाना है इधर। गैस में अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे अगर तुम्हें दो गैसेस को मिक्स करना है तो तुम उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दो, बहुत हैवी सी चीज़ रख दो उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा तुम प्रेशर बढ़ा दो, एक तरीके से उसे चिपका दो, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, राइट। लाइक सॉलिड्स में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्पेशियस करना है। सॉलिड में तुम्हें मॉलिक्यूल्स को जो है एक साथ है तो उन्हें दूर करना है जिससे फिट हो जाए। बट गैसेस में तुम्हें उल्टा करना है, गैसेस में तुम्हें मॉलिक्यूल्स को एकदम पास लाना है जिससे वो एक दूसरे के साथ रहें एटलीस्ट, है ना। तो क्या बात थी कि सॉलिड्स में तुम्हें जो है मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना है, जगह बनानी है जिससे नए मॉलिक्यूल्स फिट हो जाएं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। पर जब गैसेस की बात करते हैं, गैसेस को लिक्विड में तुम्हें डिसॉल्व करना है, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम टेम्परेचर को लोअर करो, प्रेशर बढ़ाओ उसके ऊपर, जिससे क्या है सल्यूबिलिटी बढ़ेगी। सल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस चेंज, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। Hence at low temperature and higher pressure, जब तुम टेम्परेचर लो रखते हो, प्रेशर को हाई रखते हो, तो सल्यूबिलिटी क्या है, सल्यूबिलिटी हाई रहती है, ठीक है। यही गैस के लिए यही वैलिड है, ठीक है। तो क्या होता है कि सोडा वाटर इज़ सील्ड अंडर प्रेशर ऑफ CO2, मतलब सोडा वाटर के ऊपर क्या है, एक लेयर ऑफ CO2 बनाते हैं जिससे वो सील रहती है, ठीक है। इस चीज़ से क्या होता है कि जो गैस है वो कोल्ड ड्रिंक में रहती है, डिसॉल्व रहती है, क्योंकि उसके ऊपर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो डिसॉल्व रहती है कोल्ड ड्रिंक में। Hence gas fizzles out an opening bottle due to difference in solubility of CO2 at different pressure। इसलिए जो गैस है वो एकदम फिजल आउट करती है, एकदम मतलब बाहर आती है, क्योंकि अंदर तो इतना हाई प्रेशर है CO2 का, बाहर जो एकदम कम प्रेशर है ना। तो यही बात है हेनरीज लॉ की। थोड़ा और अच्छे से तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में हेनरीज लॉ बता दूँगी।